कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। स्वागत है अक्ष लक्ष्य के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं केडी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पिछली क्लास में हम शुरुआत कर चुके थे स्वरों का विभाजन, और उस स्वरों के विभाजन के लास्ट चरण में आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन की शुरुआत जो स्वरों के विभाजन में कुछ अंश रह गए थे, उन अंश की शुरुआत करते हुए हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक था वो था स्वरों का विभाजन, और उसी क्रम में हम चलते हैं। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता रहे थे कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन किस रूप में होता है। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो किसके आधार पे था? उच्चारण स्थान के आधार पर। चलिए देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन, स्वरों का विभाजन। ये स्वरों का विभाजन आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। देखा जाए तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है वो सबसे पहला है कंठ स्वर। सबसे पहला है कंठ स्वर। और जो दूसरा विभाजन है वह आपका है तालव्य स्वर। दूसरा विभाजन है वह आपका है तालव्य स्वर। तीसरा विभाजन है ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर। और अगला विभाजन है आपका, चौथा विभाजन है, ये आपका है मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर। और पांचवा विभाजन है आपका, ये आपका है कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर। और जो छठा विभाजन है आपका वो है कंठोष्ठ स्वर। ये आपका है कंठोष्ठ स्वर। ये आपका लास्ट विभाजन है, और ये आपका मूर्धन्य स्वर भी इसके अंतर्गत आते हैं। देखा जाए तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन वर्णों की बात करते हैं। कंठ स्वर के अंतर्गत देखा जाए, कंठ स्वर के अंतर्गत तो आपके ह्रस्व आते हैं और आपके दीर्घ आते हैं। इनको हम कहते हैं कंठ स्वर। अगला देखा जाए तालव्य स्वर कौन कौन से आते हैं, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये आपके आते हैं तालव्य स्वर के अंतर्गत। अगला देखा जाए ओष्ठ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें ह्रस्व उ आते हैं और आपके दीर्घ उ आते हैं, ये ओष्ठ स्वर के अंतर्गत। इसमें मूर्धन्य स्वर की अगर हम बात करें तो री इसके अंतर्गत आता है, मूर्धन्य स्वर के अंतर्गत। अगला है कंठ तालव्य स्वर के अंतर्गत ए और अ स्वर आते हैं, इनका उच्चारण स्थान ही होता है कंठ तालव्य। देखा जाए कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन कौन आता है, कंठोष्ठ के अंतर्गत
ओ आता है और आता है औ। ये आपका उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का विभाजन है कि कितने रूपों में होते हैं। 6 रूपों में होते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। यानी सबसे पहला क्या होता है, कंठ स्वर होता है, फिर तालव्य स्वर होता है और ओष्ठ स्वर होता है, इसे ही मूर्धन्य स्वर कहते हैं। फिर कंठ तालव्य स्वर और कंठोष्ठ स्वर, ये उच्चारण स्थान के आधार पर आपका स्वरों का विभाजन था। तो हमने पिछली क्लासों में हमने आपको स्वरों का विभाजन बता दिया है और स्वरों के विभाजन में हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर बता दिया है और हमने उच्चारण स्थान के आधार पर हमने आपको ये विभाजन बता दिया। जीवा के आधार पर हमने आपको बता दिया। विवृत स्वर के में हमने आपको बता दिया है कि मुख द्वार खुलने के आधार पर, इस तरह से हमने जीवा के आधार पर बता दिया है। मुख और नाक से वायु निकलने के आधार पर हमने स्वरों का विभाजन बता दिया है। तो हमने लगभग आपको 7 तरीके से स्वरों के विभाजन की चर्चा कर ली है। आगे की चर्चा में देखा जाए तो आपके 2 वर्ण और बचते हैं जो कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग कहलाते हैं। इससे पहले थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, देखा जाए कि उस क्वेश्चन के बारे में बात क्या है। देखो, यदि कभी आपसे पूछा जाए कि जड़ स्वर क्या होते हैं, जड़ स्वर क्या होते हैं, और आपसे पूछा जाए कि जड़ स्वर या और कह सकते हैं नैसर्गिक स्वर क्या होते हैं, नैसर्गिक स्वर क्या होते हैं, जड़ स्वर क्या होते हैं और नैसर्गिक स्वर क्या होते हैं। इन स्वरों की अगर बात करें तो जड़ स्वर कौन होता है, हम कह सकते हैं कि जड़ स्वर के अंतर्गत आपके ह्रस्व आ, ई और ऊ और री रखे जाते हैं, इन्हें हम जड़ स्वर कहते हैं। और नैसर्गिक स्वर के अंतर्गत देखा जाए कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो नैसर्गिक स्वर के अंतर्गत भी आपके आ आते हैं, ई आते हैं, ऊ आते हैं और री आते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि जड़ स्वर क्या होते हैं और नैसर्गिक स्वर क्या होते हैं। आगे देखा जाए एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि बताइएगा बनावटी स्वर कौन से होते हैं, बनावटी स्वर कौन से होते हैं, बनावटी स्वर। या आपसे पूछा जाए कृत्रिम स्वर कौन से होते हैं, बनावटी स्वर कौन होते हैं और कृत्रिम स्वर कौन होते हैं। इन स्वरों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसमें हमने आपको कुछ वर्ण बताए थे जो आपके संधि स्वर होते हैं, जो आपके संधि स्वर होते हैं। इन्हीं संधि स्वरों को हम कहते हैं क्या, कृत्रिम स्वर, और इन्हीं स्वरों को हम क्या कहते हैं, आपके बनावटी स्वर कहते हैं। ठीक है, और इन्हें ही कौन सा स्वर कहा जाता है, व्युत्पन्न स्वर कहा जाता है, इन्हें ही कहा जाता है व्युत्पन्न स्वर। इस तरह से देखा जाए तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जड़ स्वर क्या होते हैं, नैसर्गिक स्वर क्या होते हैं, बनावटी कृत्रिम स्वर या संधि या व्युत्पन्न स्वर क्या होते हैं। पिछली क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं संधि स्वर की, और ये जो जड़ स्वर होते हैं ये आपके मूल स्वर भी होते हैं, या कह सकते हैं ये आपके ह्रस्व स्वर भी होते हैं। पिछली क्लासों में हम इन सब वर्णों की चर्चा कर चुके हैं और इनकी चर्चा में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी और कुछ नई चीज़ें हैं उनको भी आप ऐड करके आगे चलते रहिएगा। चलिए, आज के सेशन में शुरुआत हम करते हैं। कुछ और वर्ण बाकी रह जाते हैं स्वरों के विभाजन में, उनकी चर्चा हम करते हैं। वो कौन कौन से वर्ण हैं जो स्वरों के विभाजन में शेष रह जाते हैं। देखिएगा, 2 आपके वर्ण शेष रह जाते हैं स्वरों के विभाजन में। ये कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं, देखिएगा। ये आपके होते हैं, एक वर्ण आपका होता है ये आपका, और दूसरा वर्ण होता है इस तरह का, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। और इस वर्ण को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। और इन दोनों वर्णों को, दोनों वर्णों को देखा जाए तो कहा गया है, दोनों वर्णों को कहा गया है अयोगवाह। क्या कहा गया है, अयोगवाह कहा है।
ये अयोग वाह। इन दोनों वर्णों को किसने कहा है? तो किसने कहा है ये भैया? ये कहा है किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ये किसने कहा है? किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा है कि ये अनुस्वार जो है, ये आपके जो विसर्ग जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है? देखिएगा, अयोगवाह का अर्थ होता है कि जिसका योग ना हो, मतलब योग ना हो, योग ना हो फिर भी साथ चले, योग ना हो फिर भी साथ चले, योग ना हो फिर भी साथ चले, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अयोगवाह। कि योग नहीं है फिर भी साथ चलने वाले हैं, इन्हें कहते हैं अयोगवाह कहते हैं। और किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें क्या माना है? ये ना पूर्णतः स्वर हैं। इन्हें क्या माना है? ना पूर्णतः स्वर हैं। ये ना पूर्णतः स्वर हैं, इसको किशोरी दास वाजपेयी जी ने माना है कि ये ना पूर्णतः स्वर हैं, ना पूर्णतः स्वर हैं, और ना ही पूर्णतः, और ना ही पूर्णतः व्यंजन है, और ना ही पूर्णतः व्यंजन है। ये दोनों हमेशा स्वर के बाद, ये दोनों हमेशा किसके बाद? स्वर के बाद, हमेशा स्वर के बाद आने वाले, हमेशा स्वर के बाद आने वाले वर्ण होते हैं या वर्ण है। डायरेक्ट कह सकते हो, जिस प्रकार से देखा जाए जो व्यंजन की स्थिति होती है, कुछ उसी प्रकार से इनकी भी स्थिति होती है। कहा जाता है ये ना पूर्णतः स्वर है और ना ही पूर्णतः क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। देखा जाए तो इन्हें कहा जाता है वर्ण, स्वर और व्यंजनों के, स्वर और व्यंजनों के, या स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी, या इन्हें कहते हैं वर्णमाला के, या इन्हें कहते हैं वर्णमाला की संयोजक कड़ी, या इन्हें कहते हैं वर्णमाला की संयोजक कड़ी। तो वर्णमाला की संयोजक कड़ी कौन होती है अगर पूछा जाएगा? तो वर्णमाला की संयोजक कड़ी आपके ये होते हैं अयोगवाह, यानी ये आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। देखा जाए इनका अलग अलग उच्चारण स्थान होता है, इनका अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। देखा जाए तो इनका जो उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका। क्या होता है? नासिका। और जो इनका उच्चारण स्थान होता है वह इनका उच्चारण स्थान होता है क्या? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। और कहा गया है कि ये ना पूर्णतः स्वर है और ना पूर्णतः व्यंजन है। क्या है? ना पूर्णतः स्वर और ना पूर्णतः व्यंजन। इन्हें अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि अयोगवाह किसने कहा है, तो किशोरी दास वाजपेयी जी ने इन्हें कहा है अयोगवाह। इनकी संख्या अगर पूछी जाए कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो इस तरह से ये आपके वर्णों का, स्वरों का विभाजन था। और इस विभाजन में कुल 13 वर्णों का विभाजन हमने आपको बताया था, जिसमें स्वरों की जो मेन संख्या होती है वो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और हमने चर्चा की थी कि लेखन के आधार पर या कुल स्वरों की संख्या हिंदी में कितनी होती है, तो कितनी होती है?
13 होती है। इस तरह से हमने आपको विभाजन बता दिया है स्वरों का। चलिए अगले सेशन में, मतलब इसी सेशन की हम शुरुआत में देखते हैं कि आज का जो अगला पॉइंट होगा स्वरों के बाद, वह आपका होगा क्या, आपका व्यंजन होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं व्यंजन की क्या कंडीशन है और व्यंजन किस प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, देखते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं व्यंजन की, शुरुआत हम करेंगे व्यंजन की। परिभाषा अगर देखी जाए, अगर व्यंजन की परिभाषा देखी जाए तो व्यंजन की परिभाषा ये होती है कि ये स्वतंत्र नहीं होते, ये स्वतंत्र नहीं होते हैं और इनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से। अगर डायरेक्टली कहा जाए तो ये किसकी सहायता से, ये स्वरों की सहायता से, ये स्वरों की सहायता से, ये स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले, ये स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। ये स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। देखा जाए तो इनका उच्चारण, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण अबाध गति से नहीं होता, इनका उच्चारण अबाध गति से नहीं होता, इनका उच्चारण अबाध गति से, इनका उच्चारण अबाध गति से नहीं होता, नहीं होता। अगर इनकी संख्या की बात की जाए, अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो व्यंजन की जो संख्या होती है, जो व्यंजन की जो संख्या होती है, इनकी संख्या जो होती है वह होती है 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मूल व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 33 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, कुल व्यंजन की संख्या, कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कुल व्यंजन की संख्या भी देखा जाए तो 39 होती है। लेकिन यदि बात किया जाए कि लेखन के आधार पर, किसके आधार पर, लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर अगर पूछा जाए तो लेखन के आधार पर इनकी संख्या कितनी होती है, 41 होती है। कितनी होती है, 41 होती है। ये आपकी व्यंजन के परिभाषा है और ये आपकी क्या है, व्यंजन की संख्या। आपसे पूछा जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या आप बताएंगे कितनी होती है, ये आपकी 33 होती है। और आपसे पूछा जाए मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये आपकी 33 है। और कुल व्यंजन की संख्या जो होती है वो 39 है। लेकिन लेखन के आधार पर अगर देखा जाएगा तो लेखन के आधार पर भैया संख्या कितनी होती है, 41 होती है। चलिए अगला जो स्वरूप है वो देखा जाए तो व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं, देखा जाए तो सबसे पहले अगर आपकी बात की जाए तो इसमें भैया व्यंजन के प्रकार में तो आप डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिएगा कि व्यंजन के प्रमुख प्रमुख तीन रूप, प्रमुख तीन रूप होते हैं, परंतु अब इनके प्रकारों की संख्या, परंतु अब इनके प्रकारों की संख्या, प्रकारों की संख्या 4 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। जिसमें देखा जाए किसको ऐड किया जाता है, इसमें सबसे पहला जो है, जो सबसे पहला है वो आपका रहेगा, देखा जाए तो उसमें आपका सबसे पहला जो रहेगा वो रहेगा स्पर्श व्यंजन। क्या रहेगा,
स्पर्श व्यंजन रहेगा, और जो दूसरा है उसे हम कहते हैं क्या, अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और जो तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और जो चौथा प्रकार है उसे हम कहते हैं क्या, संयुक्त, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। क्या कहेंगे, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन। संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहेंगे, संयुक्त या मिश्रित व्यंजन कहेंगे। देखा जाए भैया, ये तो है व्यंजन के तीन प्रमुख रूप माने ही जाते थे, लेकिन परंतु अब इनके प्रकारों की संख्या जो अपडेटेड में आपसे मानी जाती है वो अपडेटेड में 4 मानी जाती है। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ये औपचारिक तौर पर अगर देखा जाए तो इनकी संख्या इस तरह से आपकी बताई जाती है। चलिए हम व्यंजन के विभाजन की तरफ चलते हैं कि व्यंजन का विभाजन कितने रूपों में किस प्रकार से किया जाता है। देखा जाए तो अब व्यंजन के विभाजन की बात करते हैं। तो व्यंजन का विभाजन देखा जाए, हेडिंग रहेगी व्यंजन का विभाजन। व्यंजन का विभाजन देखा जाए कि व्यंजन का विभाजन कितने रूपों में होता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि व्यंजन का विभाजन किस आधार पे होगा। तो व्यंजन का विभाजन अलग अलग रूपों में कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो ये आपका व्यंजन का विभाजन होगा। चलिए देखा जाए तो व्यंजन का विभाजन सबसे पहला देखा जाए तो आपका हो जाएगा किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। वैसे 4 रूपों में इसका विभाजन किया जाता है। कितने रूपों में, 4 रूपों में इनका विभाजन किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा इसका विभाजन होता है प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। और जो तीसरा विभाजन होगा, वो तीसरा जो विभाजन है वो आपका है, कह सकते हैं प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर। और जो चौथा विभाजन है वो है स्वर यंत्रियों में, स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर देखा जाए तो ये 4 प्रकार से विभाजन है। यानी व्यंजन का विभाजन 4 रूपों में होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर अलग होता है, ये प्रयत्न के आधार पर अलग होता है, और प्राणत्व के आधार पर अलग होता है, और स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर ये आपका व्यंजन का विभाजन अलग रूपों में होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का विभाजन कितने प्रकार से किस रूप में होता है। चलिए शुरुआत करते हैं अगला कि उच्चारण स्थान के आधार पर। तो सबसे पहले हम व्यंजन का विभाजन देखने वाले हैं किसके आधार पर, उच्चारण, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो व्यंजन का विभाजन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले अगर देखा जाए उच्चारण स्थान के आधार पर तो आपका होता है, सूत्र से अगर जानना चाहें तो हम आपको सूत्र से बता देते हैं। जैसे पहला जो सूत्र है वो आपका सूत्र है आकुः विसर्जनीयाम कंठः। जो सूत्र है वह है आकुः विसर्जनीयाम कंठः। आकुः विसर्जनीयाम कंठः। अब देखा जाए हम आपको स्वर में बता चुके हैं कि आ का उच्चारण स्थान क्या है।
और उच्चारण स्थान के आधार पर हमने आपको स्वर का विभाजन बता दिया है, हमको व्यंजन का बताना है। ठीक, तो ये जो कु लिखा है, ये जो आपका लिखा है, ये कु लिखा है, जो ये आपका कु लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है का वर्ग। इसका मतलब क्या होता है? का वर्ग होता है। दूसरा जो हमारा सूत्र है, जो हमारा दूसरा सूत्र है, दूसरा सूत्र है, वो सूत्र है इचु यासाम, इचु यासाम तालु, इचु यासाम तालु। तो हमने आपको स्वरों के विभाजन में ई का आपका उच्चारण स्थान बता दिया है। तो यहाँ से देखा जाए, ये जो आपका लिखा है, ये जो लिखा है, ये चा लिखा है, जो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भैया होता है चा वर्ग। इसका मतलब क्या होता है? चा वर्ग होता है। अगला देखा जाए, जो हमारा तीसरा जो हमारा सूत्र है, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो तीसरा है, अगर देखा जाए तो ऋतु, ऋतु और रसाराम या ऋतु रसाराम कह सकते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं? मूर्धा। हमने आपको री का उच्चारण स्थान बता दिया था। ठीक, और आगे देखा जाए, इष्टु का मतलब होता है, इष्टु का मतलब होता है टा वर्ग, टा वर्ग। अगला देखा जाए, जो हमारा अगला इसका सूत्र है, वो अगला सूत्र है आपका लितु लसानाम दंता, लितु लसाम दंता, यानी लितुलसाम दंता। इसमें अगर देखा जाए, जो ये ली का उच्चारण स्थान होता है, ये ली का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और इस तु का मतलब होता है ता वर्ग। इस तु का मतलब क्या होता है? ता वर्ग होता है। अगला देखा जाए, जो अगला हमारा सूत्र है, अगला सूत्र है पांचवा, वो आपका है उपु ओष्ठो। अगला है उपु ओष्ठो। तो उपु ओष्ठो की बात अगर हम करें, तो इसमें हमने आपको उ का उच्चारण स्थान बता दिया था, उ, और ये पु का मतलब होता है, ये आपका होता है पा वर्ग होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर इस तरह से क्रम चलते रहेंगे। देखा जाए, ये का वर्ग का मतलब क्या होता है, का वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सब उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजित होते हैं। यानी उच्चारण स्थान कौन कौन का हो जाएगा? देखिएगा, उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। उच्चारण स्थान क्या होगा? ताल। उच्चारण स्थान मूर्धा, और दंत होगा, और क्या होगा? उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। इनके आधार पर कुछ विभाजन इस तरह से होगा। देखा जाए, इसमें जो ये कावर्ग लिखे गए हैं, जो ये चावर्ग लिखे गए हैं, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग लिखे गए हैं, इनमें अगर देखा जाए, इनमें हम अगर देखा जाए तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? देखिएगा, का वर्ग में का, खा, गा, घा और ये अंगा, ये वर्ण आते हैं। का, खा, गा, घा और अंगा, ये वर्ण आते हैं। और इसमें चावर्ग में अगर देखा जाए तो आपके आते हैं चा, छा, जा, झा और इया, ये आपके वर्ण आते हैं इसमें। आगे देखा जाए, आपके टावर्ग में आते हैं जो, वो हो जाएंगे टा, ठा, ये आ जाएंगे डा, ढा, और ये आ जाएगा क्या? ड़ा आ जाएगा। ऐसे देखा जाए, आपके टावर्ग में कौन सा आएगा? ये ता होगा, ये था होगा, और दा होगा, और धा होगा, और कौन सा वर्ण होगा? ना होगा। ठीक, ये आपके ता वर्ग में आते हैं। देखा जाए तो पा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं? पा आता है, फा आता है, बा आता है, और इसी में भा आएगा, और इसी में कौन सा आएगा? माँ आएगा। देखा जाए, सबका उच्चारण स्थान सबके सामने लिखा है। यानी जो का वर्ग का उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है, और चा वर्ग का ताल होता है, और ता वर्ग का दंत होता है, और पा वर्ग का ओष्ठ होता है। ये सभी उच्चारण स्थान यहाँ पे लिखे गए हैं। ताल होता है चा वर्ग के वर्णों का, और मूर्धा टा वर्ग के वर्णों का, और दंत ता वर्ग के वर्णों का, और ओष्ठ होता है
अल्पा वर्ग के वर्णों का, ये सबका अपना क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। अब देखा जाए, अच्छा ये आपके जो 5 उच्चारण स्थान वाले वर्ण होते हैं, इन पांचों वर्गों के वर्णों को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन पांचों वर्गों के वर्णों को अगर देखा जाए तो इन्हें कहते हैं हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन। इनको एक नाम और कहते हैं, इनको एक नाम और कहते हैं, इनको कहते हैं भैया वर्गीय व्यंजन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। मतलब ये आपके स्पर्शी व्यंजन है, पांचों वर्ग में है और 5-5 करके हैं, और टोटल इनकी जो संख्या है, टोटल जो इनकी संख्या है, वो टोटल संख्या भैया कितनी है, वो 25 है। वो टोटल कितनी संख्या है, 25 है। यानी स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। चलिए इनमें और भी बातें हैं, देखा जाए उन बातों की चर्चा की जाए, इन वर्णों के बारे में और क्या है। देखिएगा इसमें भैया जो आपका ये चा वर्ग के वर्ण है, जो ये आपके चा वर्ग के जो वर्ण है, इन चा वर्ग के वर्ण को एक नाम और कहते हैं, इन्हें कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और देखा जाए ये जो वर्गों के जो ये सभी पंचमा अक्षर हैं, ये जो वर्गों के सभी पंचमा अक्षर हैं, इन पंचमा अक्षर को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, या इन्हें कहते हैं नासिक वर्ण। क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में, इन्हें क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। अच्छा भैया देखो, 5 ये अनुनासिक होते हैं और 4 ये यहाँ से देखा जाए, यहाँ से ये जो 4 होते हैं ये आपके होते हैं क्या, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो ये 5 और 4 9, यही भैया ये आपसे 25 में से ये निकल जाते हैं 9, और ये बचते हैं 16। कितने बचते हैं, 16। और यही 16 आपके कहलाएंगे क्या, मूल स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मूल स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। देखिएगा इन्हें मूल स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ये जो आपके 16 हैं, इनको हम कहते हैं मूल स्पर्शी व्यंजन। क्या नाम देंगे भैया, इन्हें हम कहेंगे मूल स्पर्शी व्यंजन। इन्हें हम कहते हैं मूल स्पर्शी व्यंजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपकी 16 होती है, और स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वो आपकी कितनी होती है, 25 होती है। और आपसे कोई पूछे कि स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं, तो चा, छा, जा और झा होते हैं। ये आपके होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। देखा जाए इसी में अगर देखा जाए तो ये आपके 4 वर्ण, ये जो आपका जो टा वर्ग है, ये टा वर्ग है, टा वर्ग का जो वर्ण है, इस टा वर्ग के वर्णों को कहते हैं परुष या कठोर वर्ण। क्या कहते हैं, परुष या कठोर वर्ण, इसे कहते हैं क्या, ये टा वर्ग के जो वर्ण है इन्हें हम परुष या कठोर वर्ण कहते हैं।
ठीक, इधर हमने अनुनासिक बता दिया कितने होते हैं, 5 होते हैं। और देखा जाए स्पर्श, ये आपके स्पर्श संघर्षी बता दिए, स्पर्शी व्यंजन हमने, ये बातें हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब देखा जाए ये जो वर्गों के जो प्रथम वर्ण होते हैं, जो वर्गों के प्रथम वर्ण होते हैं वो हम आगे बता देते हैं आपको। देखा जाए ये जो आपके वर्गों के जो प्रथम वर्ण होते हैं, ये आपके जो वर्गों के प्रथम वर्ण हैं, वर्गों के जो आपके वर्गों के जो प्रथम वर्ण हैं, जो वर्गों के प्रथम वर्ण हैं, प्रथम वर्ण हैं कौन कौन से होंगे, का, चा, टा, ता, पा। इनको याद करने का तरीका बताया गया है, कू, चू, टू, तू, पू। ये आपके जो वर्गों के प्रथम वर्ण हैं, इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है, इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है, इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, उदित वर्ण कहा जाता है। और देखा जाए इसी में एक बात और बताई गई है, इसमें एक बात ये है कि अगर देखा जाए तो वर्गों के पंचमाक्षरों को, वर्गों के पंचमा अक्षरों को बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार नाम दिया है, अनुस्वार नाम दिया है। क्या नाम दिया भैया, अनुस्वार नाम दिया है। देखा जाए तो हमने कहा है ये वर्गों के प्रथम वर्ण जो हैं इन्हें उदित वर्ण कहा जाता है, और ये वर्गों के जो प्रथम वर्ण हैं इन्हें कहा जाता है, उदित वर्ण कहा जाता है। और जो वर्गों के पंचमा अक्षर हैं उन पंचमा अक्षरों को बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दे दिया है, अनुस्वार नाम दे दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने आपको बता दिया है का वर्ग के वर्ण, चा वर्ग के वर्ण, टा वर्ग के वर्ण और ता वर्ग के वर्ण, और देखा जाए तो पा वर्ग के वर्ण। इस तरह से हमने आपको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन के वर्णों का देखा जाए तो वर्णन आपको बताया है, और इस तरह से देखा जाए तो ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले विभाजन के साथ, अगले उच्चारण स्थान के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।